अपन इस वीडियो में अपन BHU MSc फिजिक्स 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे एंट्रेंस। इससे पहले वीडियो में 1 to 10 अपन ने कर लिए थे, इसमें करेंगे अपन 11 to 20 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड मीन्स होता है क्रॉस्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसको कैसे, मतलब इसका जो पाथ होगा तो ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री लिए कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ये रहे अपने कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया, ये अपना z एक्सिस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने चार्ज पार्टिकल अपने स्टार्टिंग में रखा ओरिजिन पे, और जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने ले लिया y एक्सिस पे और मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया अपन ने अलोंग टू z एक्सिस। ठीक है, अब अपन देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फार्मूला होता है, वो होता है क्या, F बराबर Q V क्रॉस V, यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F बराबर Q E, वो होता है F बराबर Q E, जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे। अगर पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इस पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, अपन जैसे देखते हैं इस पॉइंट पर देख लेते हैं। ठीक है, इस पर जो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। उसके बाद अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सी बात है, ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ये हो गया F Q E। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। या कुल मिला के जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये FM हो गया। ठीक है, इस वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे फोर्स लगेगा तो इसका जो पाथ पार्टिकल नीचे भी जाएगा, तो इसका मतलब ये पाथ कुछ ऐसा आएगा, और सिमिलरली आगे भी ऐसा ही आएगा, फिर इसके बाद भी ऐसा ही आएगा। जो ये पाथ बनना है अपना, इसको बोलते हैं अपन साइक्लॉइडल मोशन, साइक्लॉइडल पाथ बोलते हैं। तो जब अपन को ये चीज़ क्लियर होगी, अगर क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है तो वो साइक्लॉइडल पाथ को फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में द नंबर ऑफ CS एटम इन द यूनिट सेल ऑफ CSCl। तो CSCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CSCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल या लैटिस होता है वो कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, और ये बनता कैसे स्ट्रक्चर, जो इंटर पेनिट्रेशन ऑफ टू
टू सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में जो अपन नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो होते हैं, अपन देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक सब में देख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट एटम पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं। सिंपल क्यूबिक, ठीक है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड, इधर लिख लेते हैं अपन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम फॉर सिंपल क्यूबिक होते हैं 1, ठीक है, फॉर बॉडी सेंटर होता है 2 और फॉर फेस सेंटर क्यूबिक होते हैं 4। तो इसका मतलब जो अपना ऑप्शन मैच होगा वो होगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा सिंपल क्यूबिक के लिए, क्योंकि CaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो वो सिंपल क्यूबिक लैटिस से बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, फॉर द आयनोस्फेरिक प्लाज्मा द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉर द प्रोपगेशन इज गिवन बाय। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का सीधा फार्मूला होता है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इक्वल टू √81 n मैक्स, चाहे n मैक्स बोल लो या फिर √n बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो FR होती है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ठीक है, और n होता है या फिर n मैक्स बोल दो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ठीक है, इसका सीधा फार्मूला होता है, इसको अगर √81 लेंगे तो अपना 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 इंटू चाहे n कर दो या फिर n मैक्स कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो अपना ऑप्शन यही हो गया करेक्ट, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये तो वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर T1 ले लो जो होता है सोर्स, और T2 हो गया सिंक का, और एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2 T1। और क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, T1 दिया गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, यानी कि T1 इक्वल टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे यानी कि 273 का ऐड करेंगे इसमें, तो आएगा 1200 केल्विन। ठीक है, इसको जब अपन एफिशिएंसी में पुट करेंगे, यानी कि एफिशिएंसी अपने को कितनी गिवन है, एफिशिएंसी अपने को गिवन है 1/4। जब दोनों की वैल्यू T1 और ईटा की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1 - T2/1200। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपनी जो T2 की वैल्यू आएगी वो निकलेगी, सीधा कैलकुलेशन क्या है, इसको 1 माइनस कर दो, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 900 आ जाएगी, 900 केल्विन आ जाएगी T2 की वैल्यू। अब ये बोला व्हाट विल बी द चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक, यानी कि T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक को इंक्रीज़ करना, यानी T2 डैश मान लो। T2 डैश कितना हो गया, 900 तो पहले से ही था, जब इंक्रीज़ किया 100 तो प्लस 100 और कर दो, यानी कि T2 डैश अपना निकल आया 1000 केल्विन। उसके बाद अपन यूज़ करेंगे इसमें
अब अपने को निकालना है ईटा डैश। जब T2 टेम्परेचर चेंज हो गया T2 डैश से टेम्परेचर चेंज हो गया T2, तो सीधी सी बात अपनी एफिशिएंसी भी ईटा डैश हो जाएगी। अब अपन इसमें रखेंगे T2 डैश अपॉन T1, वह T2 डैश की वैल्यू होती है 1000 अपॉन T1 की वैल्यू तो कोई चेंज है नहीं, किसी ने बोला नहीं, तो वो 1200 ही रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो T1 की ईटा डैश की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/6, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ईटा डैश बराबर हो गया 1/6। अपने से पूछा था चेंज इन एफिशिएंसी, यानी कि पिछली एफिशिएंसी जो अपने को गिवन थी 1/4 और अभी की एफिशिएंसी का डिफरेंस, यानी कि ईटा डैश माइनस ईटा, यानी कि 1/6 माइनस 1/4, इसका आंसर निकलेगा 1/12। तो इसका आंसर निकलेगा 1/12, और जो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा वो निकलेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ने पूछा था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट फॉर एंटी सिमेट्रिक टेंसर। अब इनके दोनों के फार्मूले देखते हैं, फॉर एंटी सिमेट्रिक एज वेल एज फॉर सिमेट्रिक। फॉर एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर एंटी ट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए फार्मूला होता है n इंटू n-1/2, और फॉर सिमेट्रिक के लिए फार्मूला होता है ऐसा, n इंटू n+1/2, वेयर n, वहाँ पर n क्या है इन दोनों फार्मूले में, डायमेंशन है। ठीक है, रैंक नहीं है, डायमेंशन है। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये अगर कौन सा निकालना है, अपना एंटी सिमेट्रिक निकालना है तो अपने को ये वाला फार्मूला यूज़ करना। तो अपने को टेंसर दिया है ऑफ रैंक 2 इन 4 डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन कितना दिया अपने को 4, तो 4 दिया गया है, यानी n इक्वल टू अपने को कितना दिया गया 4, तो अपन n के इक्वल टू 4 पुट कर देंगे इसमें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1/12, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 6 आएगा, तो 6 कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। तो इसका क्या होगा, वैसे तो ये फेमस स्टेटमेंट है फॉर कोलिजन, बट लेकिन चलो अपन इसको प्रूव कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी म्यूचुअली इंटरचेंज होती कैसे है। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं, जब कोलिजन है तो कोलिजन में दो चीज़ लगती है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इलास्टिक है इसका मतलब दोनों चीज़ें कंजर्व रहेंगी, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले लगाते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर दो बॉडी हैं वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, सेम मास की हैं, ठीक है, वो अलग बन जाए वो बात अलग है, और फिर वो आफ्टर कोलिजन भी जा रही हैं, ठीक है, यानी बिफोर कोलिजन, ठीक है, और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी u1 होगी बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी u2 होगी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन v1 हो जाएगी और v2 हो जाएगी। अब लगाते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, यानी कि वैल्यू कितनी निकलेगी, इसको अगर इधर ले आएंगे v1 m1 इंटू v1 को इधर ले आएंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u2 सॉरी m2 v2 माइनस u2, यानी कि ये हो गया इक्वेशन 1। अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ
ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन इधर कॉमन ले आएंगे, यानी कि m1 से इधर ले लो तो u1 माइनस इसका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा m2 कॉमन, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2 और v1 v2 प्लस u2, यानी कि जो हो गया इक्वेशन सेकंड। अपन एक सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अपना जी कट जाएगा, क्या क्या पोर्सन u1 वाला, ये वाला एक लाइन ये वाली कट जाएगी, और यहाँ पर v2 वाला और ये कट जाएगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लिखते रहे, और इधर m1 से m1 कट जाएगा, जब अपन डिवाइड मारेंगे राइट एंड राइट LHS टू LHS डिवाइड करेंगे, RHS टू RHS डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपना आंसर निकलेगा वो निकलेगा, जब सब कटिए कैंसिल हो जाएगा डिवाइड मार के, तो v1 प्लस u1 v1 प्लस u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, यानी कि v2 वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, u1 प्लस v1 माइनस u2। इसमें और एक कैलकुलेशन करनी है अपने को, ये वाली जो वैल्यू है v2 की वो उठा के अपने को रखनी है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। ये वाली v2 की वैल्यू है जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। इससे क्या होगा, जो m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u1 v2 की वैल्यू पुट करनी है, तो u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे अपन, m1 u1 माइनस v1 m2 u1 प्लस v1 माइनस 2 u2 सॉरी। उसके बाद जो अपने को करना है इधर थोड़ा इधर उधर अरेंज करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद अपने जो आंसर आ जाएगा वो m1 प्लस m2 हो जाएगा इक्वल टू u1 इंटू m1 माइनस m2 और प्लस 2m2 u2। अभी अपने निकाल लेंगे v1 की वैल्यू निकालेंगे इससे। v1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2
मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस 2m2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू 2u2। ठीक है, सॉरी थोड़ी तबीयत डाउन है। और यहाँ से अपन अगर चाहें तो v1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। v1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, u2 प्लस v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको पुट करने के बाद जो अपनी v2 की वैल्यू निकल आएगी वो निकलेगी कितनी, 2m1 प्लस m2 अपॉन इंटू u1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यानी कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन ए मान लो और इसे मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब इन्होंने बोला है इन्होंने क्या बोला है, इक्वल मासेज हैं। अगर इक्वल मास लेंगे यानी कि अपन लेंगे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले लेते हैं। तो जो पहली बात तो जब m1 m2 बराबर हो जाएंगे तो इसमें ये वाला फैक्टर है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी v1 की वैल्यू हो जाएगी वो डायरेक्ट, और ये m2 से कट जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन अगर m1 m2 इसमें रखेंगे इक्वेशन बी में तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो vt की वैल्यू है वो डायरेक्ट u1 हो जाएगी। इसका मतलब अपनी जो स्टेटमेंट था कि वेलोसिटी या इंटरचेंज, सही बात है इंटरचेंज बात, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v1 कितनी हो गई, v1 हो गई u2 के पर इक्वल और v2 हो गई u1 के इक्वल। जिससे क्या है जो अपनी जो वेलोसिटी है इस क्वेश्चन में चेंज हो गई है। तो अपन जो कह सकते हैं जो वेलोसिटी आर म्यूचुअली इंटरचेंज, यानी क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ लिया है। इन्होंने पूछा द कोऑर्डिनेट सरफेस दैट कर सरफेसेस ऑफ कांस्टेंट फाई या थीटा एक ही बात है। ठीक है, इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द जेड एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ सिस्टम आर। तो जेड एक्सिस जो होती है वो इन राइट सर्कुलर सिलेंडर विद जेड एक्सिस एज अ कॉमन एक्सिस, क्योंकि ये कॉमन एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से उसका ये फिगर है मैंने लिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। देखो जेड एक्सिस जो है वो कॉमन एक्सिस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि द सम ऑफ टू अपोजिटली रोटेटिंग सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि पहले तो ये अपोजिटली रोटेटिंग यानी कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो दूसरी क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या है जो राइट सर्कुलरली पोलराइज ले लेते हैं पहले, राइट क्यों नहीं, अपोजिट सर्कुलरली बोला है ना, सर्कुलर, तो राइट सर्कुलर और इसे क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेटिंग क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज। एक सेकेंड, रोटेटिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर ई नॉट इनटू ब्रैकेट में आई कॉस
के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस इंटू जे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और अपने राइट लिया, अब ले देते हैं लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लेफ्ट। यहाँ पे ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको अपन कैसे नोट करेंगे, ई बराबर, ये बस कुछ नहीं होगा, इसमें जो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव की जगह, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस जे साइन के जेड ओमेगा टी। अब इन्होंने पूछा है सम, पूछा है द सम, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। इसे ले लेते हैं ए मान लो इक्वेशन, इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी करें अगर, तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि ए प्लस बी करने से जो ये नेगेटिव वाला फैक्टर है, यानी कि ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो अपना जो रिजल्टेंट निकलेगा ना, वो निकलेगा 2 ई नॉट कॉस की जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई कैप। तो ये अपने देखो ये लीनियरली पोलराइज इसलिए होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में पोलराइज है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में पोलराइज है। और लीनियर पोलराइज मतलब होता है कि एक डायरेक्शन पोलराइज, यानी लीनियरली पोलराइज, ओनली डायरेक्शन पोलराइज इन वन डायरेक्शन। तो अपना जो आंसर हो गया, अगर दो कंबाइन करेंगे अपन अपोजिटली रोटेटिंग सर्कुलरली पोलराइज लाइट को, तो अपने को जो मिलेगा वो लीनियरली पोलराइज लाइट मिलेगी। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या गिवन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया आपने को हाफ लाइफ दिया गया है कितना, 100 डेज। ठीक है, इस डेज को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 डेज है ना, तो डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू अगेन 60, ये आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। अब अपने को क्या दिया गया है, नेसेसरली टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल 5 मिली क्यूरी, यानी कि अपने को दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है dN/dt इजकल टू 5 मिली क्यूरी। और 1 मिली क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन जानते हैं लैम्डा कांस्टेंट में और हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होता है, लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। इस टी हाफ से अपन टी हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 693 अपॉन 8, ये टी हाफ की वैल्यू 864 इंटू 10⁻⁴। अपन लोग एक फार्मूला जानते हैं, जो रेट होता है वो dN/dt इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। तो इसको अपन फर्दर और लिख सकते हैं dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। अपने पास लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, और dN/dt की वैल्यू है, तो अपने को क्या निकालना, n निकल आएगा। तो n कैसे निकलेगा, dN/dt अपॉन लैम्डा।
dn/dt बराबर हो गया 5 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁷ सॉरी, अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या है 0.693 और ऊपर जो अपॉन में वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 864 इंटू 10⁻⁴। तो जो n की वैल्यू निकल आएगी अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू निकलेगी 2.3, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब अपने को नंबर मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास क्या है, पहली बार अपने को जो दिया गया है PO 210/84। तो अब देखते हैं अपन यूनिटरी मेथड से जो अवोगाड्रो नंबर होता है मास ऑफ 0.263 इंटू 10⁻23 एटम का कितना होता है, वो अपने को दिया गया, वो होता है 210 ग्राम। ठीक है, अब अपने को निकालना इतने का एटम का कितना मास होगा, वो सिंपल हो जाएगा कि 210 इंटू 0.263 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2.31 इंटू 10⁻15। अपन ये सॉल्व करेंगे, उसका अपना आंसर मिलेगा 8.06 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम, जो कि अपना नियरेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के। यही लग रहा है इसके पास में, और तो कोई है नहीं। देखिए अब अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 में सिंपली पूछा दिया है द पॉइंटिंग थ्योरम इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो सीधी सी बात है, तो पॉइंटिंग थ्योरम होती है एस बराबर होता है E क्रॉस P ओवर म्यू नॉट, और B बराबर जानते हैं अपन म्यू नॉट इंटू एच, तो इसको म्यू नॉट इंटू एच, यानी कि B की जगह जब म्यू नॉट एच रखेंगे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E क्रॉस एच आ जाएगा। तो इसमें जो होता है कंजर्वेशन दो चीज़ का होता है, एक तो कंजर्वेशन एक ही चीज़ का, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह दो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह दो, ठीक है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है ग्लास स्लैब इज इमर्ज्ड इनटू अ लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज म्यू ऑफ लिक्विड 4/3 and the refractive index of the glass slab, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास इक्वल टू 5/4। देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक ये मेलिस लॉ होता है, वो देता है I बराबर 10 इनवर्स ऑफ μ2 ओवर μ1, यानी कि I बराबर 10 इनवर्स ऑफ μ2 कितना है, यानी कि μ1 तो ये हो गया, इसे अपन μ1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फार्मूले में, इसे μ2 कर लेते हैं। तो μ1 हो गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाई μ1, नहीं अपॉन डिवाइडेड बाई μ1, सॉरी गलत हो गया। जो μ1 की वैल्यू μ2 की वैल्यू है वो है 5/4 इंटू μ1 की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी 3/4 हो जाएगा, अपॉन में जाएगा ना, तो
इसका जो आंसर आ जाएगा म्यू आई बराबर 10 इनवर्स ऑफ 15/16, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि if P is the polarization of a dielectric material of dielectric constant epsilon naught and E is electric field, the macroscopic electric field, then the internal field क्या होगी। तो ऐसा होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक, पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, लाइंस कैसी होगी। ठीक है, अपन देखते हैं अगर कोई पार्टिकल है या कोई मतलब मटेरियल है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और उसको अपन ने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, यानी कि इसे चलो थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है एक तरीके का इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इट्स जस्ट लाइक ए इंसुलेटर। ठीक है, ऐसा ही इसमें ये इंसुलेटर इस टाइप का होता है जिसमें उस इंसुलेटर का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लाएँ तो वो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने के बाद वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक दोज टाइप ऑफ इंसुलेटर इफ वी पुट देम इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिहेव लाइक ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये रहा अपना डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और ये अपनी ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसमें जैसे एक तरफ पॉजिटिव होगा, पोलराइजेशन भी तो होगा, डाइलेक्ट्रिक है तो एक तरफ नेगेटिव आएगा। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ये इंटरनल वाली होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल। ठीक है, अब जो ई इंटरनल है वही अपन लिखेंगे यहाँ पे। वो कितना, इसका फार्मूला क्या है, ई इंटरनल बराबर ई प्लस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपना। तो अपना जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अपने से क्या पूछा है कि द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिट ऑफ 3p स्टेट ऑफ सोडियम इन 2 कंपोनेंट सेपरेटेड बाय दिस। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में जो स्प्लिट होगी वो 2, इसमें अपने को एनर्जी दी गई है, तो एनर्जी अपने को गिवन है। ठीक है, लिख लेते हैं भैया एनर्जी कितनी है। एनर्जी है 2.2 इंटू 10⁻³ ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। फिर अपने को बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू भी दी गई है, नहीं दी होती फिर भी अपने को याद रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 5.794 इंटू 10⁻⁵ ईवी ओवर टी। ठीक है, अब उन्होंने बोला था वैल्यू ऑफ द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधी सी बात है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके लिए जो एनर्जी होती है वो अपन जानते हैं क्या होती है, म्यू अरे यार एक सेकंड, म्यू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया एक स्पिन, एक तो हो गया अपवर्ड स्पिन, एक ले लो डाउनवर्ड स्पिन। अपवर्ड के लिए ले लो म्यू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और डाउनवर्ड के लिए ले लो माइनस म्यू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अपन देखते हैं इधर, अब अपने को निकालना एनर्जी निकालना, दोनों ही निकलेगी। तो इंटू माइनस म्यू बी,
ठीक है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी 2 म्यू पी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था वो तो मैंने बता दिया, एक अपर स्पिन के लिए होता है, एक डाउनवर्ड स्पिन के लिए होता है, ठीक है, ये हो गया था ना। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है क्योंकि टेस्ला यूनिट दी है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है E/2 म्यू बी, ठीक है, या स्मॉल बी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉरी एनर्जी की वैल्यू दी है अपने को, कितना दिया गया है, EV/2 मल्टीप्लाइड बाई 5.794 इंटू 10⁵ EV/T टेस्ला सॉरी। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी निकलेगी, कुछ 0.018 इंटू 10⁴ नियर अबाउट 18 निकलेगी, 18 टेस्ला। टी तो रहेगा ही ऊपर, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वल हो जाएगा 19 टेस्ला आ गया है बराबर, ठीक है। कौन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है द कॉफी स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट। The coefficient of stimulated emission for the particular transition is equal to इतना, यानी कि बी की वैल्यू दी गई है, स्टिमुलेटेड कांस्टेंट बी। बी की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को, 2.1 इंटू 10⁻90 मीटर क्यूब वाट बस सेक क्यूब, ठीक है। अपने को पूछा गया है टाइम लाइफ ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इसका सीधा फॉर्मूला होता है A/B = 8 पाई h न्यू क्यूब ओवर C क्यूब। यहाँ पे जो A होता है वो इन्वर्स होता है टाउ का, टाइम का, ठीक है। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, टाउ की वैल्यू निकलेगी कुछ C क्यूब ओवर 8 पाई h न्यू क्यूब इंटू पी, और C अपॉन न्यू लेमडा बराबर होता है लेमडा बराबर C ऊपर न्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू अब चेंज कर देंगे अपन, लेमडा क्यूब हो जाएगी, ठीक है, 8 पाई h इंटू पी, ठीक है। और बी की वैल्यू अपने को गिवन है और बाकी सब कांस्टेंट है, और लेमडा की वैल्यू भी अपने को गिवन है। ऐसे वैल्यू पुट करेंगे आंसर, और आंसर अपने को कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा आंसर को मिलेगा कुछ अपने को 0.77 इंटू 10⁻⁻9 जो कुछ मिलेगा अप्रोक्स कुछ हो जाएगा 80 नैनो सेकेंड के, ठीक है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा अपना। इसमें अपन लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, 8 है ही, पाई की वैल्यू अपने पास है ही, और एच जब प्लैंक्स कांस्टेंट है ही, तो उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जो अपना आंसर निकलेगा वो 80 नैनो सेकेंड निकलेगा, ठीक है, सॉरी 80 नैनो सेकेंड। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ने पूछा क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग क्लासिकल एनर्जी होती है kT, ठीक है, और क्वांटम अकॉर्डिंग एनर्जी 3 kT। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्लासिकल एनर्जी पूछी, तो क्लासिकल एनर्जी निकाल लेंगे अपन ऊपर वाला फार्मूला यूज करके, E इक्वल टू kT है ही, की वैल्यू अपने पास होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की
1.83 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू अपने को दिया गया है, कितना दिया है, T बराबर 1800 केल्विन, 1800। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻20। देखो ये सीधा सारा फार्मूला होता है, ठीक है, इस पर अपने को कुछ करना नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं है, ये सीधा फार्मूला है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, इसको सीधा याद करना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू बराबर माइनस टेबर ओवर टेबर बीटा ln z, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है, हालांकि वो ये होता है के टी स्क्वायर टेबर ओवर टेबर टी ln z, वो यहाँ से आ जाता है। जैसे बीटा बराबर अपन जानते हैं 1/kt होता है। जब अपन टेबर बीटा ओवर टेबर टी करेंगे ना तो उससे ही आ जाएगा अपना, ठीक है, -1/k बी टी स्क्वायर। यानी कि इसमें कितनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, अपन -kb टी स्क्वायर ले लेंगे अगर तो ऊपर आना चाहिए टेबर टी ओवर टेबर भी, इसका रिवर्स कर लिया अपने, ठीक है। इधर अपन वैल्यू पुट कर दें अगर के बी टी की, तो जो एवरेज एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, टेबर टी ओवर टेबर बीटा इंटू टेबर ओवर टेबर टी ln z, यानी कि, और ये माइनस पहले से ही है, ठीक है, माइनस के तो उसकी जो वैल्यू है वो टेबर टी से टेबर कट जाएगा तो माइनस आ जाएगा टेबर ओवर टेबर बीटा इंटू ln z। तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन अपना 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 इन्होंने दिया हुआ है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इम्प्लाइज दैट। पहली बात तो अपन देखते हैं नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन, यानी फार्मूला देख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है m माइनस a ओवर a, ये होता है मास नंबर, और m होता है एटॉमिक मास। सॉरी, m होता है यहाँ पे आइसोट्रॉपिक मास। आपने क्या बोला क्वेश्चन में, जब f की वैल्यू क्या दी है पैकिंग फ्रैक्शन की, निगेटिव ये तब कब होगा पैकिंग फ्रैक्शन, जब a की वैल्यू m से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब a की वैल्यू m से ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो स्टार्टिंग का जो आइसोट्रॉपिक मास है वो प्रोसेस के बाद, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद तो कम हो गया। जो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो मास कम हो जाता है ना, वो चला जाता है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में, और बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, इससे क्या अपना स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियस, ठीक है। तो इससे अपना जो मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है स्मॉलर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिससे बना हुआ है, यानी कि समझो इधर m है, अगर इधर a है तो जो कि जो a है
वो m से ज़्यादा है तो इसका जो मास है वो कुछ लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा वो किस में जाएगा, वो प्रोसेस में जाएगा। तो इसीलिए बोला गया द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ सर्कल विथ, यानी वेवलेंथ दिया गया अपने को 5893 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद दिया गया अपने को क्या, एंगल दिया गया है और पर सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एंगल अपॉन डिस्टेंस यानी थीटा अपॉन डी दिया गया है। कितना दिया गया, 10 डिग्री पर सेंटीमीटर। इस डिग्री को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, थीटा ओवर 10 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 5/360 डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/36 आ गया। अपने को जो ने पूछा था डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द राइट सर्कुलर एंड लेफ्ट सर्कुलर, यानी राइट सर्कुलर यानी कि म्यू आर माइनस म्यू एल यानी कि लेफ्ट सर्कुलर, ये पूछा। इसका सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है, पहले तो ये होता है फार्मूला, तो ये होता है थीटा बराबर पाई अपॉन लैम्डा म्यू आर माइनस म्यू एल इंटू डी। अब अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं, जैसे थीटा ओवर टी इधर ले आई इंटू लैम्डा अपॉन पाई इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू एल, जो ये यहाँ पे हो जाएगा थीटा ओवर टी लैम्डा ओवर थीटा लैम्डा ओवर पाई होगा, सही बात है, लैम्डा ओवर पाई। और थीटा ओवर डी दिया गया पाई ओवर 36 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है 5893 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। इस एंगस्ट्रॉम से चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर, यानी कि 8 - 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पर सेंटीमीटर दिया गया ना, इस वजह से। तो जो म्यू आर माइनस म्यू एल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो पाई से तो पाई यही कट गया। ठीक है, 3.7 होती है वैल्यू। उसके बाद जो उसकी आंसर सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू निकलेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है क्यूरी वीस लॉ, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो ऐसा होता है, दो लॉ होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, एक होता है क्यूरी लॉ, एक होता है क्यूरी वीस लॉ। ये क्या है, जो मतलब है, तो जो क्यूरी लॉ होता है वो डाया मैग्नेटिक के लिए होता है। देखिए, फॉर डाया मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। ठीक है, और फॉर फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी है सी डैश ओवर टी माइनस टी सी। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन क्यूरी लॉ, वैसे बोलते हैं अपन क्यूरी वीस लॉ। ठीक है, अपने को क्या पूछा, क्यूरी वीस लॉ इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। सीधी सी बात है, फेरोमैग्नेटिक होगा, तो इसमें देख लो कौन सा है, जो फेरो इलेक्ट्रिक है, फेरो ये है, फेरो ये है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन 4 फेरो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। ठीक है, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है इन द स्टर्न-गार्लिक एक्सपेरिमेंट बीम ऑफ पीबी ऑफ एटम इसका इतना, यानी कि 3p0। और अपन जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को अपन कैसे
डिनोट करते हैं वो करने डिनोट करने के लिए क्या होता है, L2+1 इंटू अपॉन इधर J आता है, तो अपन कंपेरिजन कर लेंगे 2s+1 इक्वल टू 3। यहाँ से जो s की वैल्यू निकल आएगी वो कितनी निकलेगी, 1, ठीक है। और इधर से अपन देख लें कंपेयर करेंगे तो j की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। और आप लोग जानते हैं इसमें ट्रेस पूछे गए हैं, ठीक है। जब इनमें ट्रेस पूछा गया तो ट्रेस का फॉर्मूला होता है ट्रेस इक्वल टू 2j+1, वेयर j अगर j 0 है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 ट्रेस रहेगा, ठीक है, एट द सेंटर। ओके।